नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज गुरुवार 28 नवंबर 2024 हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी है। हम आपके लिए देश और दुनिया की ताजा खबरें और मुख्य समाचार लेकर हाजिर हुए हैं। यह वीडियो विशेष रूप से किसान भाइयों, युवाओं, कर्मचारियों, माताओं और बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आम जनता से जुड़े कई बड़े और अहम फैसलों की जानकारी मिलेगी। आज हम देश के अलग अलग राज्यों की चुनिंदा बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना न भूलें। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आरक्षण से जुड़ा अहम अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। अदालत ने कहा कि यदि किसी ने ईसाई धर्म अपनाया है और फिर नौकरी के लिए हिंदू होने का दावा किया है तो यह स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन संविधान का उल्लंघन है। आगे की खबरों के लिए बने रहें। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें एक महिला द्वारा क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए खुद को हिंदू बताने का मामला शामिल था। अदालत ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। यह मामला पांडिचेरी की एक महिला से जुड़ा था, जिसने नौकरी में अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ पाने की मांग की थी। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग को खारिज करते हुए इसे सरकार की नीतियों से संबंधित मामला बताया। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी मांग संसद या सरकार के समक्ष रखे। रेलवे के विकास को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को जानकारी दी कि देश भर में प्रतिदिन 200 लोकोमोटिव इंजनों में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 6 वर्षों में यह सुरक्षा तकनीक पूरे रेल नेटवर्क पर स्थापित हो जाएगी, जिससे भारतीय रेलवे जीरो ट्रेन एक्सीडेंट और जीरो ट्रेन डिरेलमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। युवाओं के लिए भी एक विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्विज प्रोग्राम में शामिल होने का मौका, जो खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगा। आपको जानकारी दे दें कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में युवा दिवस मनाया जाता है। आने वाले वर्ष 2025 में स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में 11 और 12 जनवरी को युवा विचारों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 12 जनवरी को दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद का भी आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन के बारे में जानकारी साझा की। इसी दिन संविधान संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। यह निर्णय विपक्ष द्वारा बैठक के बहिष्कार के बाद लिया गया। अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। दरअसल विपक्षी सांसदों का आरोप था कि अध्यक्ष पाल बिना पूरी तैयारी के 29 नवंबर को जेपीसी का मसौदा पेश करना चाहते हैं। इसके चलते जेपीसी की 8वीं बैठक का बहिष्कार किया गया। बाद में पाल और भाजपा सांसदों ने विपक्षी सांसदों से चर्चा की और कार्यकाल विस्तार का निर्णय लिया गया। एक अन्य बड़ी खबर दिल्ली से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो देश की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस साल भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विदेशी भागीदारी कम रही। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केवल 12 देशों ने हिस्सा लिया। एक अन्य बड़ी खबर के अनुसार देश में वक्फ बोर्ड की 5892 संपत्तियों पर अतिक्रमण की सूचना है, जिसमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में स्थित हैं। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने
लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से साझा की। बीमा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा अपडेट। संसद के चालू सत्र में यूनिफाइड लाइसेंस को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार बीमा कानूनों में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसके तहत 2 प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं। 1. बीमा कंपनियों के लिए यूनिफाइड लाइसेंस लागू करना। 2. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करना। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो देश में बीमा की पहुंच बढ़ेगी और एक ही कंपनी से सभी प्रकार के बीमा कवर उपलब्ध हो सकेंगे। बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर। एक मामला SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा है, जिसमें कटक के एक ग्राहक ने लोन चुकाने के बाद भी अपनी गिरवी रखी संपत्ति के कागज नहीं लौटाए जाने की शिकायत की। बैंक की इस लापरवाही पर अब उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। यह घटना बैंक अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करती है, जो SBI जैसे प्रतिष्ठित बैंक के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने 14 साल पहले ही वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अपना लोन वापस कर दिया, लेकिन बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल डॉक्यूमेंट उन्हें वापस नहीं मिले। पीड़ित ने उड़ीसा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली से स्कूलों में आज 28 नवंबर से ही नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के करीब 1741 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रहेगी। पहली सामान्य प्रवेश सूची 17 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी। अनावर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अनाधिकृत कॉलोनियों पर बड़ा फैसला। LG ने DDA को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। LG ने DDA को 10 टीम बनाने का आदेश दिया है। एक व्यक्ति ने 14 साल पहले वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अपना लोन पूरी तरह चुकता कर दिया था, लेकिन बैंक ने उनकी गिरवी रखी संपत्ति के मूल दस्तावेज अब तक नहीं लौटाए। इस मुद्दे को लेकर पीड़ित ने उड़ीसा हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने बैंक को पीड़ित को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। आज 28 नवंबर 2024 से नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के लगभग 1741 प्राइवेट स्कूलों में गुरुवार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गई है। वहीं पहली सामान्य प्रवेश सूची 17 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम। अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर LG ने DDA को विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने 10 टीमों का गठन करने का आदेश दिया है, जिससे इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जा सके। यह फैसला राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लिया गया है। इस काम के लिए 3 IAS अधिकारियों और 22 SDA अधिकारियों को भी लगाया गया है। यानी राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अनाधिकृत कॉलोनी को लेकर सियासी सुख-मुगा शुरू हो गई है। दिल्ली के LG ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया कि वह अनाधिकृत कॉलोनी को मान्यता देने का काम 1 महीने में पूरा कर ले। टीम के गठन के आदेश भी हो गए हैं। दिल्ली के कोरे को लेकर भी अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में गुरुवार के लिए मध्यम से लेकर घने कोरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे में दृश्यता में कमी आएगी, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कोरा, बिहार में विजिबिलिटी 40 मीटर रही। राजस्थान में भी तापमान कई इलाकों में 10 डिग्री से नीचे है। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोरे का भी असर बरकरार है। मौसम विभाग ने कहा कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई शहरों में पिछले 4 दिनों से तापमान कई इलाकों में 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है। फिंगल तूफान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 6 जिलों में स्कूल बंद को लेकर खबर आई है। 7 फ्लाइट भी लेट हो गई है।
दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा फिंगर तूफान चक्रवाती तूफान में बदल गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। एलजी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने के कार्य को 1 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है। इसके लिए 3 आईएएस अधिकारियों और 22 एसडीए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संबंधित टीमों का गठन भी कर लिया गया है। दिल्ली के मौसम का अपडेट। राजधानी में गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्यम से घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आएगी और तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में कोहरे का प्रभाव जारी है, जहां बिहार में विजिबिलिटी मात्र 40 मीटर दर्ज की गई। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ शहरों में पिछले 4 दिनों से तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। फिंगल तूफान से जुड़ी खबर। तमिलनाडु में फिंगल तूफान अगले 2 दिनों में टकरा सकता है। इस चक्रवात के कारण 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रभावित इलाकों में 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 7 उड़ानें देरी से चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान ने चक्रवाती रूप ले लिया है, जिससे अगले कुछ दिनों में और प्रभाव पड़ सकता है। अगले 1-2 दिनों में फिंगल चक्रवात तमिलनाडु की ओर बढ़ने की संभावना है। इस संबंध में चेन्नई और चेंगलपट्टू में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। आंध्र प्रदेश में 28 और 29 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में भारी बारिश देखी जा रही है। चक्रवात फिंगल की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर का असर बढ़ रहा है। सड़कों पर ब्लैक आइस जमने लगी है, जिससे यात्रा जोखिमपूर्ण हो सकती है। 30 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। संभल हिंसा अपडेट। संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए हैं। हिंसा में महिलाओं ने भी छतों से पत्थर फेंके थे। राज्य के मंत्री ने घोषणा की है कि उपद्रवियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब तक 4 महिलाओं और 27 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संभल हिंसा मामला। संभल हिंसा के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। संगठन ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बीजेपी का सीएम उन्हें स्वीकार्य है और उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। बुधवार को ठाणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने स्पष्ट किया कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका पूरा समर्थन किया था। शिंदे ने बताया कि उन्होंने 26 नवंबर को पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। शिंदे ने कहा, हम सभी एनडीए का हिस्सा हैं और बीजेपी जो भी फैसला करेगी हमें स्वीकार होगा। झारखंड की राजनीति। झारखंड से खबर है कि एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार बनने जा रही है। आज 28 नवंबर को शाम 4 बजे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समेत इंडिया ब्लॉक के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर आई है। बाइडेन प्रशासन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने की सलाह दी है। इससे यूक्रेन को युद्ध में और मजबूती मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय अपडेट।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन पर सुझाव दे रहा है कि वह अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल कर दे। वर्तमान में यूक्रेन में सेना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसे कम किया जाए ताकि रूस के खिलाफ युद्ध में अधिक सैनिक शामिल किए जा सकें। रेलवे से जुड़ी खबर। भारतीय रेलवे सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए बड़ी प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 18,792 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में रेलवे 25 लाख आवेदकों की स्क्रीनिंग करेगा। अब तक 13,05,000 उम्मीदवार परीक्षा दे चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया 29 नवंबर से शुरू होने वाली है, जो बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। राजस्थान से बड़ी खबर। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका पर अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई की अनुमति दी है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर इस याचिका में दरगाह परिसर को संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है।